बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर हमरा इकबाल है और आज हम बात करेंगे आपके जिस्म के अंदर मौजूद एक डॉक्टर के बारे में। जी, मैं बात कर रही हूँ ऑटोफेजी। ऑटोफेजी एक ऐसा प्रोसेस है जो नेचुरल डॉक्टर है हमारे जिस्म के अंदर। ये हमारी बॉडी का खुद से ख्याल रखता है और ये ऐसा प्रोसेस, ऐसा मैकेनिज़्म है जिसके ज़रिए हमारे जिस्म के अंदर होने वाले डैमेजेस या हमारे जिस्म में पैदा होने वाले वेस्ट या टॉक्सिक्स को क्लियर करता है। अच्छा, अब ऑटोफेजी का मतलब इटसेल्फ होता है खुद को खाना, इटसेल्फ अपनी क्लीनिंग करना। तो बेसिकली एक सेल्फ सेलुलर लेवल का क्लीनिंग प्रोसेस है। अब ये क्यों ज़रूरी है? सबसे पहली बात तो ये, अगर आपके घर की कोई दीवार का कोई पोर्शन ख़राब हो जाए या टूट जाए, तो हम उस दीवार के उस पोर्शन को फिक्स करते हैं, ठीक है? हम पूरा घर तो गिराएंगे नहीं कि हम उसको गिरा दें फिर नया घर बनाएं। हम सिर्फ उतने हिस्से को डैमेज करते हैं या गिराते हैं और फिर उसकी जगह नया हिस्सा लगा देते हैं। ऐसा ही होता है हमारे अपने जिस्म के साथ। हमारा सेल क्या करता है, जब उसके अंदर कोई ऐसा पोर्शन डिस्टर्ब हो जाता है जो टूट गया है, जो पुराना हो गया है और अब वो हमारे किसी काम नहीं आ रहा बल्कि वो हमें नुकसान पहुंचा सकता है, तो बॉडी उसको खुद से रिपेयर करना शुरू कर देती है। अब ये प्रोसेस जो है ये ऑटोफेजी कहलाता है। लेकिन ये प्रोसेस सिर्फ सेलुलर लेवल पे नहीं होता। ये प्रोसेस सेलुलर लेवल से शुरू होकर टिश्यू लेवल पे, टिश्यू लेवल से ऑर्गन सिस्टम्स पे और फिर ये बड़ी पूरी बॉडी को कवर अप करता है। तो कहानी एक सेल से शुरू होती है लेकिन फ़ायदा पूरी जिस्म को पहुंच रहा होता है। अच्छा, इसका दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट फ़ायदा ये है कि जस्ट लाइक दैट कि हमारे जो ब्रेन के नर्व्स हैं, जो हमारी पूरी बॉडी के अंदर फैले हुए हैं, ये बिल्कुल ऐसे हैं जैसे कि बिजली की तारें। अगर आपके घर के बिजली की तारों में शॉर्ट सर्किट हो जाए किसी एक पोर्शन में, तो आपने देखा होगा कि पूरा घर जो है वो अंधेरे में डूब जाता है। इसी तरह जब हमारे नर्व्स के अंदर कहीं डिजनरेशन होता है, डैमेज होता है, तो अगर उसको फिक्स ना किया जाए तो वो क्या करता है, वो हमारे बॉडी के बहुत सारे हिस्सों को मुतासिर करता है। आपने पार्किंसंस का नाम सुना होगा, अल्जाइमर डिजीज़ का नाम सुना होगा, लैक ऑफ मेमोरी, लॉस ऑफ मेमोरी, डिमेंशिया जैसे इश्यूज। अब ये वो इश्यूज हैं जिसके पीछे कहीं ना कहीं एक रीज़न ये होता है कि नर्व की जो डिजनरेशन है वो हो जाती है और नर्व्स अपने आप को रीन्यू नहीं कर पाते। तो ऑटोफेजी से हमें एक फ़ायदा ये होता है कि हमारे ब्रेन के जो फंक्शंस और सिस्टम्स हैं वो अपने आप को रीन्यू करते रहते हैं। तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हमारा इम्यूनिटी। हमारी इम्यूनिटी बेसिकली वो एक आर्मी है जिसका काम होता है कि जब डिजीज़ आ गई बॉडी के अंदर, कोई फॉरेन पार्टिकल आ गया, तो आप खड़े हो जाओ और उसके खिलाफ फाइट करो। तो अगर हमारी आर्मी अच्छी होगी, स्ट्रॉन्ग होगी, तो जाहिर है डिजीज़ के खिलाफ, उस जरासीम के खिलाफ या उस फॉरेन पार्टिकल के खिलाफ हमारे अंदर लड़ने की जो ताकत और एबिलिटी है वो बेहतर होगी। इसी तरह एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर जिससे आजकल हम हर जुबान पे शायद सुन रहे हैं, कैंसर। कैंसर बेसिकली क्या होता है कि आपके जिस्म के एक नॉर्मल हेल्दी सेल की ग्रोथ एबनॉर्मल हो जाती है, उसका बिहेवियर बदल जाता है। अब वो चेंज ऑफ बिहेवियर जो है उसको ओवर ग्रोथ की तरफ ले जाता है, जिसकी वजह से हम उसे कैंसर डिक्लेयर करते हैं। अब ये सब कुछ अगर ऑटोफेजी प्रोसेस सही तरह से होता रहे तो कैंसर जैसे सेल्स डेवलप ही नहीं होते, तो हम इससे भी बच सकते हैं। पांचवी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारा मेटाबॉलिज्म। हमारा मेटाबॉलिज्म क्या है? हम जो खाते हैं उसे मैदे में लेके जाते हैं, फिर वो ब्लड का हिस्सा बनती है, फिर वो कहीं हमारी बॉडी के अंदर जाती है, तोड़फोड़ का शिकार करते हैं, उसको हम तोड़ते हैं, उससे अपनी एनर्जीज बनाते हैं, जहाँ स्टोर करना है उसे स्टोर करती है बॉडी। इन सारे प्रोसेस को हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अब इस प्रोसेस का ठीक तरह से काम करने के लिए या इस प्रोसेस को हेल्दी रहने के लिए भी ऑटोफेजी का होना या इस सिस्टम का होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब ये तो हो गया वो कि हमें पता हो कि ये चीज़ें ज़रूरी हैं। अब मैं और आप अपने लेवल पे क्या करें कि ये सब कुछ ठीक तरह से काम होते रहें। इसमें सब बड़ी तो बात ये है कि हम फास्टिंग की आदत डालें। अब फास्टिंग में दो तीन चीज़ें हैं। बीइंग अ मुस्लिम, हम रमज़ान के 30 रोज़े रखते हैं, वो एक बहुत अच्छा टाइम होता है अपने जिस्म को डिटॉक्सिफाई करने का। अच्छा, दूसरा पॉइंट ये होता है कि जब हम खाना खाते हैं तो कोशिश करनी चाहिए कि हम तब खाना खाएं जब हमें भूख का एहसास हो। आम तौर पे जो भूख से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं या भूख से रिलेटेड इश्यूज हैं उस पर मैं फिर किसी वीडियो में बात करूँगी। लेकिन उसमें होता ये है कि जो मेरा एक भूख का टाइम होगा, पैटर्न होगा, मुझे उसी पे भूख लगेगी।
ये एक हेल्दी पैटर्न है। लेकिन मैं खाना तब खाऊं जब मुझे भूख का एहसास हो। मसलन अगर मैंने नाश्ता 8 बजे कर लिया है तो मुझे 2 से 3 के दरमियान भूख का एहसास होता है और मैं कुछ खा लेती हूँ। ये होता है एक नॉर्मल प्रोसेस। लेकिन अगर मैंने वो खाना 12 बजे खा लिया जस्ट फॉर दैट कि मेरे पास 2 बजे टाइम नहीं है, और ये पैटर्न मैं महीनों और सालों पे करती करती रहूँगी, तो इससे क्या होगा, इससे मेरा जो पैटर्न है वो चेंज हो जाएगा और मेरी जो फास्टिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, तीसरा फास्टिंग का रूल हम जानते हैं कि जो लोग डाइट करते हैं, जो लोग अपनी सेहत का ख्याल रखने के लिए, वज़न कम करने के लिए या किसी भी हार्मोनल चेंजिंग्स की वजह से अपने आप को फास्टिंग पे रखते हैं, उनके साथ भी देखा होगा कि उनकी भी चीज़ें इस तरह से बेहतर हो जाती हैं। अब दूसरी बात होती है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जिस्म में 30 से 40 मिनट की जो दिन की एक्सरसाइज है वो जिस्म के उन चीज़ों को एक्टिवेट कर देती है जिससे हमारी बॉडी जो है वो थोड़ी सी कहना चाहिए कि बैलेंस रहती है फॉर द टॉक्सिक लेवल्स, और उन चीज़ों के लिए जो हमारे जिस्म का हिस्सा नहीं होने चाहिए उनके साथ वो बैलेंस मेंटेन करता है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है नींद। स्लीप का, लैक ऑफ स्लीप का जो पैटर्न है या गलत टाइम पे सोना, ये दोनों बातें ही गलत है। दोनों चीज़ें हमारे इस प्रोसेस को मुतासिर करती हैं। तो टाइम पे सोना, टाइम पे मतलब रात की प्रॉपर नींद लेना, 7-8 घंटों की नींद, रात की नींद, और जल्दी रात की नींद। ये नहीं कि आप 12 बजे 1 बजे सो रहे हैं, तो वो खतरनाक है। चौथी चीज़ होती है लो कार्ब फैट डाइट। अब लो कार्ब डाइट क्या होती है? आमतौर पर हम समझते हैं कि हम मैदा नहीं खाते, हम पिज़्ज़ा बर्गर नहीं खाते तो हम लो कार्ब पे रहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। हम डिपेंड करता है कि हमारी खुराक के अंदर गंदम और चावल का इस्तेमाल कितना ज़्यादा है। अगर आप 3 टाइम गंदम और चावल ही खा रहे हैं तो फिर मे बी आपके जो कार्ब्स लेवल है वो हाई हो गए हैं। आप बोतलों का इस्तेमाल कर रहे हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो जिनसे हम कहते हैं वो पी रहे हैं, तब भी आपके कार्ब लेवल, चीनी का इस्तेमाल आप बहुत ज़्यादा कर रहे हैं तो आपके कार्ब्स लेवल ज़्यादा हो गए। अब इसमें क्या कर सकते हैं? इसमें हम ये कर सकते हैं कि हम अपने आप को प्रोटीन इनटेक बढ़ा दें, अपनी प्रोटीन इनटेक बढ़ाएं, फाइबर इनटेक बढ़ाएं। प्रोटीन इनटेक का मतलब है हम गोश्त का इस्तेमाल, लेकिन वो वाला गोश्त नहीं जो कि बहुत सारे घी में, तेल में और मसालों में बनाया जाता है। इट्स मीट, स्टीम वाला गोश्त हो सकता है, या ऐसा गोश्त हो सकता है जिसके अंदर चिकनाई और मसालों का इस्तेमाल कम से कम किया गया हो, और ऐसे खाने जिसके अंदर सब्जियां शामिल हैं, ऐसे खाने जिसके अंदर ग्रीन वेजिटेबल्स शामिल हैं, उन खानों का इस्तेमाल बढ़ा दें तो ऑटोमेटिकली हमारा गंदम और चावल का जो पैटर्न है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा और हम लो कार्ब डाइट को फॉलो कर सकेंगे। अब कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिसके, इन चीज़ों के अलावा, जो ऑटोफेजी के सिस्टम को ब्लॉक कर सकती हैं? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये ओवर ईटिंग। आपने ओवर ईटिंग नहीं करनी। खाना खाना है और आपने देखा कि अब मुझे इससे ज़्यादा मैं खा सकता हूँ लेकिन मेरा गुजारा हो सकता है, मैं यहाँ पे डन हूँ। आपने अपने हाथ को रोकते हैं, चाहे वो चीज़ जितनी भी अच्छी है, चाहे वो जितनी भी मज़ेदार है, तो ओवर ईटिंग से कोशिश करें, अवॉइड करें। अगर आपको ओवर ईटिंग की हैबिट है, आप खा रहे हैं, तो कुछ हफ्ता 10 दिन आपको प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन ये आदत छोड़ी जा सकती है। अगर इसमें किसी तरह की कंसल्टेंसी आपको चाहिए तो अपने डॉक्टर से बात करें, किसी से हेल्प लें, लेकिन ओवर ईटिंग को अवॉइड करें। रिफाइंड शुगर्स और कार्ब्स के साथ, जैसे मैं बात कर चुकी हूँ, अवॉइड करना। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कांस्टेंट स्नैकिंग। ये जो हम थोड़ी देर बाद कुछ खा रहे होते हैं, ये बड़ा खतरनाक काम है, क्योंकि इसमें हम जो थोड़ी देर बाद खा रहे हैं ना, ये खा भी खतरनाक ही चीज़ें रहे हैं। अमूमन हम फ्रूट्स तो खा नहीं रहे, ये हम क्या खा रहे हैं? हम चिप्स खा रहे हैं, हम फ्राइज़ खा रहे हैं, कुछ पैकिंग प्रोसेस फूड खा रहे हैं, कोई और चीज़ खा रहे हैं, पास्ता खा लिया। अब पास्ते को आप कंसिडर कर रहे हैं ओवर स्नैकिंग, लेकिन बेसिकली पास्ता एक प्रॉपर मील है और हैवी डाइट मील है। अच्छा, इसमें ओवर स्नैकिंग नहीं करें। अब ओवर स्नैकिंग किनको अलाउ है? बच्चों को अलाउ है। हेल्दी ओवर स्नैकिंग बच्चे कर सकते हैं क्योंकि उनकी बॉडी मुसलसल मूवमेंट में रहती है, एक्सरसाइज में रहती है, वो खेल कूद करते हैं, फिर साथ ही साथ उनकी ग्रोइंग एज होती है, इस वजह से वो ओवर स्नैक कर सकते हैं, हेल्दी ओवर स्नैक। अच्छा, अगर आपने करनी भी ओवर स्नैकिंग तो इसमें आप नट्स का इस्तेमाल करें या फल का इस्तेमाल करें, सीड्स का इस्तेमाल करें, ऐसी चीज़ का इस्तेमाल करें जो कि ऑर्गेनिक है, हेल्दी है, साफ़ सुथरी है। चौथी चीज़ है आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशंस। अगर इन्फ्लेमेशंस हैं, तोड़ फोड़ हो रही है, कहीं पे सूजन हो गई है, कोई कोई ऐसी बीमारी है जहाँ पे इन्फ्लेमेशन का फैक्टर नज़र आ रहा है,
तो वहाँ पे भी आपका जो ऑटोफेजी का प्रोसेस है वो वीक से वीक होता चला जाएगा। एंड एज वेल एज आपका स्ट्रेस पे मैनेज पे काम करना बहुत ज़रूरी है। गो के हम सब की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं डेली बेसिस पे छोटे या बड़े स्ट्रेस आते हैं, लेकिन इसे हैंडल कैसे करना है, अपनी ज़िंदगी में आने वाले मसाइल को कैसे कवर करना है, उन पे काम कैसे करना है, कोशिश करें इसके बारे में आप पढ़ें, सुनें, किसी से बात करें, ताकि अगर आप इस चीज़ को खुद से हल नहीं कर पा रहे, जो कि 80 टू 90% लोग नहीं कर पाते, स्ट्रेस मैनेजमेंट 80 टू 90% लोग खुद से नहीं कर पाते, उनके लिए ज़रूरी है कि वो किसी से बात करें ताकि इस पे काम किया जा सके। ओके, अब बात करते हैं ऑटोफेजीज के ऐसी चीज़ें हैं कि जिसको हम घर पे लेवल पे कुछ आपकी डाइट के अंदर ऐड कर दें तो चीज़ें बेहतर हो जाएं। आपको मैं अक्सर पेशेंट्स को कहती हूँ कि प्लीज़ अपनी लाइफ में ग्रीन टीज़ को ऐड करें। जितने भी कहवे हैं, अच्छे कहवे, हेल्दी कहवे हैं, इन्हें ऐड करें। कोई ना कोई कहवा आप ज़रूर ऑफ एंड ऑन, डेली बेसिस नहीं तो कम से कम ऑफ एंड ऑन और चेंज कर करके आप इनको इस्तेमाल करें। बट कहवों के साथ पानी का इस्तेमाल अच्छा रखें। अगर आप किडनीज़ के पेशेंट हैं तो फिर आपने कहवे इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से बात करनी है, उनकी परमिशन से फिर वाटर इनटेक डिसाइड करके आपने कहवे का इस्तेमाल करना है। अच्छा, इसके अलावा मैं जो सजेस्ट करती हूँ वो मैं हल्दी का कहवा सजेस्ट करती हूँ। आप हल्दी का कहवा ऑफ एंड ऑन अपनी लाइफ में ऐड करें, उसको पिएँ, उससे भी बहरहाल चीज़ें बहुत बेहतर रहती हैं। एज़ वेल एज़ आप अपने जो स्लीप पैटर्न्स हैं उनके साथ ज़्यादा छेड़खानी ना करें, ज़्यादा गड़बड़ ना करें, जो नॉर्मल स्लीप पैटर्न होना चाहिए उसको फॉलो करें। थैंक यू, दिस इज़ ऑल अबाउट ऑटोफेजी। होप सो कि मेरी ये वीडियो आपके किसी काम आए और आपकी जो डेली लाइफ में जो गलतियाँ आप छोटी छोटी कर रहे हैं जिससे आपका खुद का डॉक्टर डिस्टर्ब हो रहा है, आप ये ठीक करें और अपने डॉक्टर को हेल्दी करें। जज़ाकल्लाह।